Hello, dear student. Welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh. I will tell you about the first chapter of class 7 history of your book. The book is Visionary Publication, Social Science, World of Social Science. As you all know that from 6th class onward, we have social in parts. We have 3 parts of social: history, geography, and civics. In the 7th class also we have 3 parts of social: history, geography, and civics. But here we will study about the different stages of history. How? Because in the 6th class we learned द एंशंट हिस्ट्री, अर्ली टाइम पीरियड की हिस्ट्री हमने पढ़ी थी 6th क्लास में. बट इन 7th क्लास वी विल लर्न अबाउट द मिडवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे. मिडिल एज ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि मिडिल एज में कौन कौन से शासक थे और कौन से राज्य थे, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, उन सब के बारे में पढ़ेंगे. आपने क्लास 6 में जो हिस्ट्री पढ़ी उसमें एंशंट हिस्ट्री में हमने अर्ली ह्यूमन और एंशंट सेटल्ड सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था. बट मिडिल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि इस समय कौन कौन से राजा, कौन से किंगडम्स इमर्ज हुए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल इस मिडल हिस्ट्री में हम लोग अकबर का कालीन भी पढ़ेंगे. अकबर और मुग़ल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, ये सब जो है ये मिडवल इतिहास का ही पार्ट है, मतलब कि मध्यकालीन इतिहास का ही पार्ट है. तो हम लोग ये सारे चैप्टर्स इसमें पढ़ेंगे. जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑलवेज यही होता है, व्हेन, वेयर एंड हाउ. तो हमारा जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हेन, वेयर एंड हाउ. व्हेन, वेयर एंड हाउ ये फर्स्ट चैप्टर है आपका. विजनरी पब्लिकेशन की बुक है ये, सोशल साइंस. व्हेन, वेयर एंड हाउ ये हमें मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताता है. हम ये जानेंगे कि मिड टाइम पीरियड में, मिडल एज में इंडिया के इतिहास की कौन कौन सी बातें हैं जो हमें हिस्ट्री में पता चलती है, उसके बारे में हम देखेंगे. जैसे कि जो हिस्ट्री है वो हमें पास्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, जो हो चुका एविडेंस, जो हो चुकी चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं, उनके बारे में हमें बताता है. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे उस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, साथ ही साथ उसके कौन कौन से सोर्सेस हैं. क्योंकि फर्स्ट चैप्टर एक इंट्रोडक्टरी होता है, उसमें ओवरऑल इस टाइम पीरियड के बारे में आप क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे. साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से सोर्सेस थे. जैसे कि अर्ली हिस्ट्री के भी कुछ सोर्सेस थे, तो वहाँ पे भी हमने लिटरेरी सोर्सेज देखे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज देखे, ये सब हिस्ट्री के सोर्सेज हैं. बट वो जो सोर्सेज थे और मिडवेल के सोर्सेज हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा. जब आप 8th क्लास में जाएंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, वो उनके भी सोर्सेज बहुत अलग होंगे इनसे. तो हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से वर्क करेंगे कि क्या है, ये किस तरह के सोर्सेज हैं, कैसे ये इन्वेस्टिगेट किए गए थे और ये हमें क्या क्या जानकारी देते हैं इतिहास के बारे में. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एंशियंट टाइम पीरियड था वो तो अर्ली मैन का टाइम पीरियड था, और उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में और भी बहुत सारी सभ्यता और भी बहुत सारे रिलीजियस और बहुत सारे टाउन्स एंड जनपद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ये मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ कि आपने 6 में क्या पढ़ा था, 6 की हिस्ट्री में क्या पढ़ा था. यहाँ पे 7 की जो हिस्ट्री है मिडवल टाइम पीरियड की, जो सेटल कम्युनिटीज़ थी, सेटल डायनेस्टीज़ थी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और बहुत ही मज़ेदार भी है ये सारी चीज़ें. इसमें देखिए सबसे पहले मिडवल इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो जो है वो एडी का तो मतलब आप सबको पता है, एनो डोमिनी 700 टू 1700. ये जो टाइम पीरियड है ये मिडवल इंडिया का टाइम पीरियड है. इससे पहले वाला जो टाइम पीरियड था वो एंशंट इंडिया का टाइम पीरियड था. क्योंकि एक टाइम पीरियड के हिसाब से जो चेंजेस आया है वो देखने को मिला, तो अलग अलग काल का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं. तो ये जो मिडवल हिस्ट्री है उसका टाइम पीरियड AD 700
टू 1700। 1700 के बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो औरंगज़ेब के डेथ का जो टाइम पीरियड है, वो लेटर मिडवल पीरियड वाला जो टाइम है, वो आपका मॉडर्न एज में आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। और इससे पहले तक का 17 टू 1700 तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपका मिडवल में रहता है। मींस कि औरंगजेब तक, और औरंगज़ेब की जो डेथ है 1707 में हुई है, उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न एज कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड में इंडिया जो था वो किस तरह की सिचुएशन थी इंडिया में, और ये इस टाइम पीरियड में कौन कौन से शासक आए। जैसे कि इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया हमेशा से ही रहा है, और हर समय, हर इस एज में बहुत सारा इंडिया में इन्वेड हुआ है, बहुत सारा इंडिया को लूटा गया है, बहुत बार लूटा गया है। अलग अलग जगह के शासक इंडिया में आके इंडिया में कब्जा किए हैं और यहाँ के धन को लूट के लेके गए हैं, अपने साम्राज्य को स्थापित किया है, तथा साथ ही साथ यहाँ पे अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया है इंडिया में। तो ये सारी देखने को चीज़ें मिली हैं। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो, जो भी इन्वेडर्स यहाँ आए थे, उन लोगों ने एक पावरफुल इम्पैक्ट भी डाला इंडिया के कल्चर और सोसाइटी में, और यहाँ के कल्चर और सोसाइटी में अपने रिलीजन को इमर्ज करने की कोशिश भी की। इंडिया जो नाम है, ये जो वर्ड है इंडिया, ये डिराइव्ड किया है इंडिका से, इंडिका से लिया गया है, जो कि ग्रीक्स के द्वारा इंडिया को नाम दिया गया है। इंडिया का जो नाम है वो ग्रीक लोगों के द्वारा दिया गया है, इंडिया, जो कि किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, इंडिया से, इंडिका से। तो ये हमने बात की कि इंडिया में क्या इंडिया का इमर्ज कैसे हुआ, किस किस नाम से लोग जानते हैं। जितने भी फॉरेनर्स आए थे, जितने भी बाहरी देश के लोग आए थे इंडिया को लूटने के पर्पज़ से, अफ़गानी, तुर्क, मुगल्स, ये जो आए थे बाहर से, इन लोगों ने इंडिया को लूटने के पर्पज़ से यहाँ आए, क्योंकि हिंदुस्तान में धीरे धीरे, तभी आपने देखा होगा अलग अलग तरह की सोसाइटी यहाँ इस्टेब्लिश हुई, बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ आके सेटल हो गए, और इसके बाद हमारी इंडिया को एक डाइवर्स फॉर्म दे दिया। यहाँ पे वैरायटी ऑफ रिलीजन, वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती है। और ये हम देखेंगे कि इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन था, ये एक बहुत ही वास्ट लैंड है उसके अकॉर्डिंग, और इसकी एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इसके पास हिमालयन माउंटेन रेंज भी है, जो कि एक्सटेंड है पूरा नॉर्थ इंडिया से, मतलब नॉर्थ इंडिया में पूरा एक्सटेंड है, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन तक की पूरी एक पर्वतमाला है, जो कि एक फ़िज़िकल बैरियर भी हमें प्रोवाइड करती है। तो ये मतलब एक बिग बैरियर है हिमालय, जो कि दूसरे लोगों से, दूसरे कंट्रीज़ से, उनके इन्वेडर्स पावर से हमें बचाता है। इंडिया जो है, इंडिया सबके लिए एक बहुत कैप्चरिंग का एक बहुत बड़ी यूनिट इसलिए भी रही, क्योंकि यहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल, बहुत ज़्यादा इरिगेटेड लैंड है, जो कि सिचुएटेड थे इंडस और गंगा रिवर के बेसिन में। इस वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया इंडिया ने, कि वो आए और यहाँ पे इसको इन्वेड कर सकें। जैसे साउथर्न प्लेट्यू भी है, साउथर्न प्लेट्यू बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स से, तो यहाँ पे लोगों को उसने भी बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि लोग यहाँ आए। बट यहाँ का जो साउथर्न प्लेट्यू है, ये एक तरह से यहाँ की जो माउंटेन रेंज है, जो इनक्लेन प्लेन्स यहाँ अवेलेबल है, मींस प्लेट्यूज अवेलेबल है, वो एक तरह से बैरियर का काम भी कर रहा था, जिससे साउदर्न एरिया में जो मूवमेंट्स हो रहे थे तुर्क और मुगल्स के, उसको रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। विंध्या और सतपुरा माउंटेन्स रेंज जो है, ये जो प्लेट्यू रेंज है, इसने थोड़ा सा इन्वेडर्स को भी डिस्करेज किया कि वो इंडिया को अटैक करें और यहाँ आके सेटल हों। साथ ही साथ कोस्टल प्लेट्यूज जो थे, कोस्टल लैंड्स थे, उनने भी इंडिया को काफ़ी अट्रैक्ट किया कि
बहुत सारे यहाँ किंगडम्स इमर्ज हुए, साउथ के किंगडम्स जैसे कि चोलास, पांड्यास, ये सब यहाँ पे इमर्ज हुए। इनकी बहुत बड़ी किंगडम था और इनका बहुत पावरफुल भी थे ये। इनकी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इनकी बहुत लार्ज आर्मी भी यहाँ पे थी। तो ये सारी बात हो गई कि किस वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा मतलब इन्वेड किया, इतनी बार इन्वेड करने की कोशिश की गई, क्योंकि इंडिया एक कल्चरल वाइज, जोग्राफिकल वाइज और रिसोर्स रिच प्लेस था, एक वास्ट लैंड था जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें देखने को मिलती हैं, लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव थे दूसरे लोगों के लिए भी। इसीलिए यहाँ बार बार अटैक किया गया, बार बार इसको कैप्चर करने की कोशिश की गई। मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया के जो नेम्स थे वो अलग अलग कारणों से जाने जाते थे। जैसे कि इंडिया को सप्त सिंधु भी कहा जाता था। सप्त सिंधु इसलिए कहा जाता था, सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। इसीलिए इंडिया को सप्त सिंधु भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी रिवर्स जो थी वो मौजूद हैं। सेवन रिवर्स, बिग रिवर्स, जैसे इंदस हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलुज, बीस और चिनाब, सरस्वती, गंगा, ये सारी इतनी सारी रिवर्स यहाँ है। इसी वजह से इसको सप्त सिंधु भी कहा जाता था। इंडिया का दूसरा नाम भारत भी था। भारत, भारतवर्ष, लैंड ऑफ भारत या एज ऑफ भारत, इसको ऐसे कहते थे। साथ ही साथ इसको हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था। आर्यभट्ट जब आए थे, आर्यंस जब आए थे, तो आर्यंस के जो लैंड है उसको आर्यवत्रा कहते थे। उसी को कहते थे लैंड ऑफ आर्यंस। तो ये अलग अलग तरह से इंडिया जाना जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो नाम है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इंडिका से लिया गया है, और उसी से वो उसका नाम हुआ है इंडिया। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया, ये एक इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री का, कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें और कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मेडिवल सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, और उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। मेरा जो नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग उसको ज़रूर से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इस चैप्टर के बारे में कर सकते हैं कंप्लीट। और आपने जो भी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उसको लर्न करते रहिए। चैप्टर को को समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा इन वीडियोस के माध्यम से। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे हर एक अपलोड की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, सारे वीडियोस आप टाइमली देख पाएँ। और वीडियो बनाने का ये भी फ़ायदा है इस लॉकडाउन में कि आप लोग घर बैठे कभी भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आपका कभी कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस आप रजिस्टर कराइए, क्लास अटेंडेंस आप क्लास ग्रुप में ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने ये वीडियोस देखा है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके चैप्टर को समझने में। और मैं जानती हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, वो ज़रूर चैप्टर अच्छे से इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि हम लोग आपकी पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हैं। हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज़ मोड में हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप लोग भी स्टडी फ्रॉम होम ही करिए। Please, everybody, stay safe, stay healthy at your home, do your study well, take proper diet, and please maintain the discipline at home also, and keep watching the channel, keep following the instruction given by your teachers. Please do it for your safeguard, so that you and your future must be secure, and we are not wasting our time, we are utilizing it while
while staying at home. So be in that focus. Okay dear student, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में. मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए ज़रूर इसे. और टिल देन बाय बाय.